हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल केमिस्ट्री। हम अपने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर करेंगे, जिनमें हमें ये सारे इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स कवर करने हैं वन बाय वन। सो ऑब्वियसली हम फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे हमको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, हम अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, फिर भी किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको 3 क्वेश्चंस पता होने चाहिए उसके बारे में। एक क्वेश्चन है, सबसे पहला चीज़ है कि किसने दिया है उस टॉपिक को, कंसेप्ट को किसने दिया। दूसरी चीज़ कि क्यों दिया गया वो टॉपिक। और थर्ड होता है कि उसका यूज़ क्या है। सो किसी भी चैप्टर को, टॉपिक को समझने के लिए आपको ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। अब हमें पढ़ना है नर्स्ट इक्वेशन। लेकिन नर्स्ट इक्वेशन, मैं यहाँ पे सिंपली आपको इक्वेशन लिख करके और उसके अलग अलग टाइप्स दिखा दूँ तो दैट वुड नॉट बी द जस्टिस। सो हम पहले एक चैप्टर का फ्रेमवर्क लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर करना है इस क्वेश्चन को कि क्यों दिया गया, वाई, क्यों दिया गया नर्स्ट इक्वेशन। उस चीज़ का आंसर करने के लिए आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इस लेना पड़ेगा इस चैप्टर का। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। मैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही प्रिसाइज रखूँगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम बेसिकली केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कराते हैं कोई वर्क करने के लिए। एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी इन द सेंस, यहाँ पे हम रिएक्शन से निकलने वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं। ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो खुद से हो जा रही है, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर वर्क डन कराएगी। एक और तरीके की होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस से उल्टा चलता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं एक केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, या उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। इसका एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलिसिस। बड़ा ही पॉपुलर प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके किन्हीं भी कंपाउंड को दो उसके सब्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ देना, इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस मीन्स ब्रेकिंग एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो पूरा काम होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, ऑब्वियस सी बात है कि इसको करने के लिए हमें एक ऑपरेटर्स चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक सेटअप चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम उस सेटअप को बोलते हैं सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ये सेल दो तरीके की होती है। एक तो कंप्लीट सेल होती है ना, जिसमें जैसे आप गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल ले सकते हो। इसी में लगे हाथ आप टाइप्स भी देख लो। एक तो गैल्वेनिक सेल होती है, इसी को बोलते हैं वोल्टेइक सेल। मैं छोटा रखने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, मगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत तेज़ बता दिया या आपको समझ नहीं आया, तो आई विल री रिकॉर्ड द होल लेक्चर। दूसरी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सॉरी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में गलती हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल फिर दोनों हो गया ना यार। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसी इलेक्ट्रोलिसिस पे ही नाम रख दिया इलेक्ट्रोलिटिक, टू डिफाइन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। सो दो टाइप के सेल हो गए, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसी का ये पूरे सेल का एक पोर्शन है, पार्ट है, जिसको हम अलग से स्टडी करते हैं, हाफ सेल। हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाफ सेल की मदद से आप किसी एक पर्टिकुलर मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, या उस मेटल का जो भी आप इस्तेमाल करने वाले हो, उसका पोटेंशियल निकाल सकते हो। ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाता है जब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं ना, शी बोलते हैं जिसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। मैं हर टॉपिक में डाइव इन नहीं कर सकता क्योंकि टाइम भी रिस्ट्रिक्टेड है। प्लस मैं बीच में ही बता दूं कि
सबसे पहले तो बहुत सॉरी कि मैं टाइमली लेक्चर्स नहीं डाल पाया। आपको थोड़ा महसूस हो रहा होगा, मैं अभी अपने हेल्थ से थोड़ा सफ़र कर रहा हूँ, बट अब काफ़ी बेटर है। सो बैक टू टॉपिक, कोशिश करूँगा कि अब रेगुलरली और डेली लेक्चर्स आएँ ताकि आपका जो भी छूट गया है वो कवर अप होता रहे। अब इस हमें देखना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे गैल्वेनिक सेल पे ही हम बात करना शुरू करेंगे अपना ईएमएफ समझाने के लिए। आप एक चीज़ का डाउट आज ख़त्म कर लो अपने मन से। गैल्वेनिक सेल एक टाइप है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल एक ही स्ट्रक्चर के, एक ही सेटअप के दो नाम हैं। ये दोनों नाम दो अलग अलग साइंटिस्ट्स के नेम पर दिए गए हैं। ये अल्टरनेटिव नहीं है एक दूसरे के, यूज़ कर सकते हैं आप। मतलब एक ही चीज़ को कहने के लिए आप उसको वोल्टेइक सेल भी बोल सकते हो, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हो, मगर दीज नेम्स डू नॉट को रिलेट with each other in terms of process or anything. They are given on the name of scientists. इस गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल है, टाइप, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल में हम स्पेसिफिकली जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं या मेटल्स की बात करते हैं जिनमें हम ये प्रोसेस पढ़ते हैं। सो हम इसी की बात करेंगे आज। अब इसमें हमें फोकस किस चीज़ पे रखना है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। फोकस हमें रखना है, एक टर्म है ईएमएफ, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी को हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ये हमारा प्राइम फोकस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आप याद करिए, मैंने बोला स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वर्क डन के लिए। क्या है बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिंपल भाषा में बोलें तो इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट। करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। इस फ्लो चार्ट को याद रखिएगा, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्ज का फ्लो होगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सो फ्लो ऑफ चार्ज के लिए हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो बहेगा चार्ज। ये तो जानते हैं हम सब, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ के बोलते हैं। इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में बैठा लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम ईएमएफ बोलते हैं। अब मैं आपको एक मज़े की कहानी सुनाता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिन टाइप्स ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं, बैकग्राउंड साउंड्स को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरे बात पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। तो कहानी ये है कि डेनियल सेल का जो एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं, या रिडॉक्स रिएक्शन की मैं बात कर रहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। रिडॉक्स रिएक्शंस में होता क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस में होता क्या है? दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलेटेड बात करेंगे। रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4 की, जब ये कंडक्ट होती है रिएक्शन पूरी, तो ZnSO4 निकलता है और Cu अलग होता है, Cu सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इट इज़ Cu। ठीक, कॉपर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। हमने एक अपरेटस लिया, इसमें कॉपर सल्फेट भर दिया और जिंक का एक इलेक्ट्रोड ले लिया। ये जिंक इलेक्ट्रोड है हमारा और ये कॉपर सल्फेट CuSO4 ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है।
रिएक्शन कंडक्ट हुई, जिंक कॉपर सल्फेट बदल गया जिंक सल्फेट में और जिंक हो गया कॉपर। पूरा अब ये रिएक्शन पता है कैसा हुआ, जिंक ने Zn+2 फॉर्म किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़े अपने एटम से, कॉपर सल्फेट टूटा होगा Cu+2 में और SO4 2- में। ये कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये जिंक इस सल्फेट के साथ मैच करके कंबाइन करके इसने बना लिया जिंक सल्फेट। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जिंक से कॉपर को गया, चार्ज बहा, मगर इस पूरे सेटअप में हमको कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिली। ये रिएक्शन पहले से मालूम थी, सब कुछ था, लेकिन इस रिएक्शन से निकल रही एनर्जी हम नहीं यूज़ कर पाए क्योंकि हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली नहीं, जनरेट हुई पर मिली नहीं, हम उसको ऑब्टेन नहीं कर पाए। आप बिहाइंड द स्टोरी समझ रहे हैं ना, क्यों ये सेल और ये ऑपरेटर्स और ये ईएमएफ ये क्यों आया है, ये इस वजह से आया है। तो साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि कैसे कर सकते हैं इसको, फिर ये जो बीच में जो चार्ज बह रहा है इसको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे हम इस रिएक्शन को देर तक चला सकते हैं, इससे एनर्जी निकाल सकते हैं। उस टाइम पे फिर ये एपरेटस डिज़ाइन हुआ जिसको हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल डैनियल सेल का ही है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। इन्होंने बोला कि आप 2 अलग अलग हाफ सेल लीजिए, इनमें रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स डालिए, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के, मतलब अगर जिंक इलेक्ट्रोड है तो उसमें ZnSO4 होगा, और अगर कॉपर इलेक्ट्रोड है तो उसमें कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है, इससे जो रिस्पेक्टिव हाफ सेल की रिएक्शन है ये थोड़ी स्लो हो जाएगी। ये हाफ सेल की रिएक्शन मैं बाद में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए छोड़ देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे इसका रिप्लाई करिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। क्वेश्चन मेरा ये है कि इन पर्टिकुलर हाफ सेल्स में, जिंक और कॉपर की जो हाफ सेल आप देख रहे हो, इन पर्टिकुलर हाफ सेल में इज एनी रिएक्शन गोइंग ऑन, क्या कोई रिएक्शन हो रही है? या नहीं हो रही है? बस इतना ही बताना है, हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि जिंक सल्फेट में पड़ा है, कॉपर सल्फेट में पड़ा है, तो सिंपल है ना, लोगों को लग रहा होगा कि इनर्ट है, मैं हिंट दे रहा हूँ, पर आपको इतना बताना है। आगे चलते हैं। अब ये कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, इलेक्ट्रॉन को जिंक से कॉपर तक पहुँचाना है। इलेक्ट्रॉन जिंक पहुँचेगा कैसे भाई? मेटल वायर के थ्रू पहुँचेगा। अच्छा, बीच में नापने के लिए हम एक पोटेंशियोमीटर लगा देंगे, वोल्टेज नापने के लिए। आउटर सर्किट कंप्लीट हो गया। इनर सर्किट कैसे कंप्लीट होगा? सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा ना। हमें सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो हमने आउटर मेटल वायर सर्किट कंप्लीट कर दिया। इंटरनली हमने लगा दिया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें भी इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भरा होता है, लेकिन न्यूट्रल टाइप का होता है। KCl न्यूट्रल इन द सेंस कि इनसे रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं शो करेगा, पार्टिसिपेट करेगा आयंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी रिएक्शन में। अमोनियम नाइट्रेट एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें रिएक्शन वही चलेगी, जिंक टूटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेंगे, कॉपर तक जाएंगे। अब इसी बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। यहीं पे आप एक एपरेटस लगा दो, बल्ब लगा दो, यहाँ पे एक बल्ब लगा दो, वो जल जाएगा, आपका वर्क डन हो गया, ख़त्म। दिस इज़ द प्रोसेस। हमने बल्ब लगा दिया, वर्क डन हो गया। सवाल ये है, अभी ये बल्ब जल जाने का मतलब वर्क डन हो गया। ये वर्क डन हुआ क्यों? ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों किया? मैंने आपको पीछे ये फ्लो चार्ट बताया था। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है।
इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस किस सेंस में है? पोटेंशियल डिफरेंस इस सेंस में है कि ये जो जिंक है हमारा, जिंक जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, जो एनोड पर है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, ये कहाँ पे है? ये हायर पोटेंशियल पे है, ये हायर पोटेंशियल पे। जो हमारा कॉपर है, कॉपर जो कि कैथोड पर है, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, जिसमें रिडक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, वो हमारा लोअर पोटेंशियल पर है। तो हमारा चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। क्यों है ये हाई पोटेंशियल पर, क्यों है वो लो पोटेंशियल पे, ये अलग टॉपिक हो जाएगा, फिर ये इस वीडियो में मैं नहीं कवर कर पाऊँगा। लेकिन ये दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट मीटर में शो हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि भाई सेल में ईएमएफ है, सेल में, सेल का पास एक अपना खुद का सेल पोटेंशियल है, वो वर्क डन प्रोवाइड करा रही है। यही सेल पोटेंशियल नापना है हमको, यही हमारा पर्पस है, यही है बेसिक्स, यही है बेस है नस्ट इक्वेशन का। सेल पोटेंशियल नापने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ये जो ऊपर सर्किल है जिसको हम बार बार नॉट नॉट बोल रहे हैं, ये बेसिकली डिफाइन करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। साइंस में जब कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है पहली बार, तो उसको आइडियल कंडीशन या स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ा जाता है टू मेंटेन। जैसे होता है ना कि गिनती कहाँ से शुरू करें, तो 1 से शुरू करते हैं, 0 हमारा बेस हो गया, या एनीथिंग, एनी क्वांटिटी अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड बताना है तो इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 1। उस तरीके से अगर हमें कोई बेस लेना है, किसी सेल का स्टैंडर्ड फॉर्म जानना है कि ये कहाँ से होगा, तो हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन में उस सेल को पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस भी सेट हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं कि आप जो कंसंट्रेशन ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट में, आप जो कंसंट्रेशन ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट में, वो 1 मोलर होनी चाहिए, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए। टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, 298 केल्विन जिसको बोलते हैं। प्रेशर है मेंटेन करना है उसको 1 एटमॉस्फेयर पे होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। इन 3 कंडीशंस में निकाला गया सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहलाता है, जिसका फॉर्मूला है कैथोड माइनस एनोड। लेकिन प्रैक्टिकली हर सेल या हर प्रोसेस को स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखना पॉसिबल नहीं है। प्रेशर मेंटेन हो जाता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर नहीं मेंटेन होता कभी, या कभी कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन होती, या हमें दूसरी कंसंट्रेशन पे काम करना होता है, हमें दूसरी कंसंट्रेशन पे काम करना होता है। सो हम इस चीज़ का सलूशन निकालने के लिए, नॉर्मली तो हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल रहे थे इन 3 कंडीशन को मेंटेन करके, लेकिन हमारा काम नहीं चलेगा इससे। हमें किसी भी, मान लीजिए कोई दूसरी कंसंट्रेशन पे हमें अपना प्रोसेस करना हो, तब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक बहुत सज्जन पुरुष हैं जिनका नाम है वॉल्थर, कैसे लिखा जाए, वॉल्थर हार्मन आप बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, मैं इन्हें हरमन बोलता हूँ, वॉल्थर हरमन नर्स्ट। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नर्स्ट इक्वेशन दिया। तो किसने दिया, इसका ये जवाब है, वॉल्थर हरमन नर्स्ट ने दिया। क्यों दिया, वाई, पर्पस क्या था? सिंपल सा पर्पस मैंने बता दिया। नर्स्ट इक्वेशन को देने का सिंपल सा पर्पस था टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ एनी गिवन सेल at any given condition। This is the simple reason or purpose to give Nernst equation। क्या है नर्स्ट इक्वेशन? इसका यूज़ भी इसी तरीके से होगा, फिर हम अलग अलग है, क्योंकि बगैर ईएमएफ नापे, बगैर सेल का पोटेंशियल नापे वो कितना वर्क डन करा सकती है आप बता ही नहीं सकते। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी ईएमएफ के अराउंड घूमती है। तो ये पूरे चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट
इक्वेशन है। अब सेकेंडली क्या है नस्ट इक्वेशन वो भी देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि भैया ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल ऑफ एनी सेल इज इक्वल टू इट्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। उसी सेल का स्टैंडर्ड, मैंने बोला ना स्टैंडर्ड कंडीशन पे देख लेते हैं, उसी सेल का स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस में आर दैट इज गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, एफ इज फैराडे कांस्टेंट, नेचुरल लॉग क्यू। बता दिया मैंने। क्यू क्या है? क्यू है रिएक्शन क्यूशंट। रिएक्शन क्वोशंट, रिएक्शन क्वोशंट बेसिकली रेशियो है। स्पेलिंग अगर गलत हो तो ठीक कर लीजिएगा। रेशियो है किस चीज़ का? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, यहाँ कहीं कहीं आपको एक्टिविटी भी पढ़ने में आएगा, सेम ही बात है यहाँ पर। रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन या एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है, सिंपली इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। मैं बैकग्राउंड नॉइसेस का कुछ करूँगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि नया नया सेटअप भी कुछ नहीं है, बस जस्ट इग्नोर। ये है आपका रिएक्शन क्वोशंट। आप टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए, मेरा प्राइम मोटिव है। इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। दिस इज़ नस्ट इक्वेशन। इसके अलग अलग फॉर्म्स भी हैं। आप नस्ट फॉर्म कुछ नहीं है, जो भी मैं लिखूंगा आगे वो बस फर्दर सिंप्लीफाइड वर्जन होगा। ठीक है, इसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल। वहाँ पे मैंने नेचुरल लॉग लगाया था, यहाँ पे मैं उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये 2.303 RT/NF हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लॉग बेस 10 Q। बस खत्म। अगर यही सेम चीज़, यही पूरी रिएक्शन, ठीक है, ये पूरी रिएक्शन अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, आर की वैल्यू फिक्स है, एफ की वैल्यू फिक्स है, इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो होंगे ही, टेम्परेचर वेरी कर सकता है। तो अगर टेम्परेचर नहीं वेरी कर रहा है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप सबकी वैल्यू रख सकते हो यहाँ पे आप सबकी वैल्यू रख सकते हो। जब आप सबकी वैल्यू रख दोगे तो फिर एक मिल जाएगा आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन। इसको हम लॉग बेस 10 क्यू बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। यही 3 फॉर्म में सेल इक्वेशंस लिखी जाती हैं, कोई भी हो। अच्छा, एक और बात बता दूं मैं, इस पोटेंशियल को निकालने में आप कंप्लीट सेटअप, कंप्लीट अपरेटस का भी, जैसे मैं ये जो प्रोसेस है ना, ये मैं रिएक्शन ऑफ फाइनली लिखने जा रहा हूँ। ये है डैनियल सेल की फाइनल इक्वेशन, पूरे डैनियल सेल की फाइनल इक्वेशन है ये। आप इसके लिए भी नस्ट इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, और इसके लिए भी नस्ट इक्वेशन मैं लिख देता हूँ। देखिए ऐसे लिखेगी नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 2.303 RT/NF। एन यहाँ पे वैल्यू 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और लॉग क्यू की जगह पे आ जाएगा, क्यू की जगह पे आ जाएगा CU, प्रोडक्ट है ना, Zn+2 और Cu+2। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए बिल्कुल कि मैंने कॉपर क्यों नहीं लिया यहाँ से प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में जिंक क्यों नहीं लिया। अब एक रूल आप समझ लीजिए, मैं चेंज कर देता हूँ। आप एक रूल समझ लीजिए इस चीज़ को अच्छे से। रूल है, अगर आपका रिएक्टेंट या कोई भी आपका स्पीशीज, चाहे प्रोडक्ट में हो चाहे रिएक्टेंट में हो, प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है, जो उसकी एक्टिविटी है, वो 1 हो जाती है। यहाँ लिखने से फ़ायदा नहीं था फिर। ठीक है, वो 1 माना जाएगा। सेकेंडली, दूसरा मैं जो आपको बता रहा था कि अगर मान लीजिए सिर्फ इतनी रिएक्शन दिया होता, जिंक है, जिंक
Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। क्या इसके लिए लिख सकते हैं नस्ट इक्वेशन? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप हाफ सेल के लिए भी नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, फुल कंप्लीट सेटअप के लिए भी नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है आपसे। आप इसके लिए भी नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये बस फाइनली यहाँ पे हमारा नस्ट इक्वेशन का कंसेप्चुअल पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी लेक्चर नहीं ख़त्म हुआ है, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें अब नहीं कराऊंगा। स्लाइड्स बचे हैं, स्लाइड्स भी नहीं बचे, कोई बात नहीं। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, ठीक है, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। अगला लेक्चर मैं इसी क्वेश्चन से शुरू करूँगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है समझाने के लिए नस्ट इक्वेशन कैसे इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन electrode in contact with a solution of pH 10। आपको पोटेंशियल बताना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो कि एक सोल्यूशन में है जिसका pH है 10। इस क्वेश्चन के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करूँगा, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना फिर वो टॉपिक चलता रहेगा। जो भी थोड़ी बहुत कमी आपको लग रही है कि लेक्चर बहुत धीमे जा रहा है या तेज़ जा रहा है या बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ हो रहा है, इसको सबको फ़िलहाल के लिए इग्नोर करिए। जैसे जैसे मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के हैबिचुअल हूँगा ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कोई नया तरीका है इस तरीके का समझाने, डेटा तो है, डेटा हर जगह अवेलेबल है, लेकिन समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा इस चैनल को उन स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इससे हेल्प हो सकती है। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर तक आप सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नए टॉपिक्स कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल कुछ दिनों तक, जब तक ये लॉस कवर नहीं हो जाता, हम एवरीडे वीडियो लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं फ़िलहाल कोई कमिटमेंट नहीं कह सकता क्योंकि मैं अभी भी रिकवरी स्टेज में ही हूँ। सो ओके, टिल देन थैंक यू, मिलते हैं फिर।